टोक्यो का सीन शुरू होता है 1970 की एक रात से। शहर के ऊपर फुल मून चमक रहा है, लेकिन नीचे पूरा टोक्यो आग और धुएं में डूबा हुआ है। इमारतें जल रही हैं, लोग भाग रहे हैं और हर तरफ बस धमाकों की आवाज गूंज रही है। आर्मी के सोल्जर्स नीली यूनिफॉर्म में मैजिक सर्कल्स बनाकर पूरी ताकत से फायर कर रहे हैं, लेकिन जिस मॉन्स्टर के सामने वे खड़े हैं उस पर एक खरोंच तक नहीं पड़ रही। वो मॉन्स्टर एक बड़े ड्रैगन जैसा दिखता है, लाल आंखों के साथ, और उसकी चेस्ट में एक पर्पल जेम। वो जितनी बार आगे कदम बढ़ाता है, जमीन हिलने लगती है। सोल्जर्स के चेहरों पर डर साफ दिखने लगता है। उन्हें समझ आ चुका था कि वो इस क्रीचर को रोक नहीं पाएंगे। इसी केओस के बीच धुएं को चीरती हुई एक तेज रोशनी नजर आती है। सोल्जर्स पीछे मुड़कर देखते हैं। वहां एक आदमी खड़ा है, सफेद बाल, काला कोट और एकदम काम एक्सप्रेशन। ये कोई आम इंसान नहीं है, ये मिनातो इचिकामी है, दुनिया का पहला और सबसे ज्यादा पावरफुल मेज। आते ही वो बस एक लाइन बोलता है, "Leave the rest to me." सोल्जर्स तुरंत पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब ये लड़ाई उनके बस की नहीं। मॉन्स्टर पूरी स्पीड से मिनाटो पर टूट पड़ता है। पूरा टोक्यो हिल रहा है, लेकिन मिनातो जरा भी नहीं हिलता। वो हल्की सी मुस्कान देता है और कहता है, "टू स्लो।" इसके साथ ही उसके आसपास पर्पल और ब्लैक लाइटनिंग जैसी एनर्जी घूमने लगती है। वो दो उंगलियों से एक छोटा सा जेस्चर करता है और एक बीम बनकर सीधे मॉन्स्टर की चेस्ट में जा टकराती है, ठीक उस पर्पल जेम पर। एक सेकंड के लिए सन्नाटा, फिर इतना बड़ा धमाका होता अंडरस्टैंडिंग कि पूरी रात एक पल के लिए दिन जैसी चमक उठती है। जब धुआं हटता है, मॉन्स्टर हवा में उड़ चुका होता है और वहां बस मिनातो खड़ा होता है। इसके बाद कहानी ग्लोबल स्तर पर चलती है। दुनिया भर में एक ही दिन कई जगह डीमंस दिखाई देने लगते हैं और शहर तबाह होने लगते हैं। गन्स, टैंक्स, मिसाइल्स सब बेकार साबित हो जाते हैं। तभी लोगों को समझ आता है कि मैजिक ही एकमात्र रास्ता है। दुनिया बदल जाती है, मैजिक स्कूल्स बनते हैं और हर कोई मेज बनने का सपना देखने लगता है। और सबसे ऊपर सिर्फ एक नाम गूंजता है, मिनातो इचिकामी। फिर आती है वो लड़ाई जिसने पूरी कैलामिटी की दिशा बदल दी, डीमन गॉड के साथ। ये डीमन सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक और सबसे पावरफुल था। इसके पास 14 मैजिक सर्कल्स थे, जो किसी ऑर्डिनरी मेज के लिए सोचना भी मुश्किल है। लेकिन मिनातो के पीछे एक एक्स्ट्रा सर्कल चमकता है, कुल 15। दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान कभी 15 टियर तक पहुंचा था, और वो यहीं खड़ा था। मिनातो अपना सबसे अल्टीमेट अटैक छोड़ता है, इनोसेंट वॉइड। इतनी जबरदस्त पावर निकलती है कि लगता है जैसे स्पेस फट रहा हो। डीमन गॉड इसका सामना नहीं कर पाता और एक मैसिव ब्लास्ट के साथ पूरी तरह बिखर जाता है। कैलामिटी खत्म हो जाती है, लेकिन इस जीत की भारी कीमत होती है। मिनातो ने अपनी सारी मैजिक खर्च कर दी होती है। वो धीरे धीरे थककर जमीन पर गिरता है। उसका शरीर धूल बनकर बिखरने लगता है और एक गोल्डन रोशनी की तरह उसकी सोल आसमान में ऊपर उठने लगती है। दुनिया सेलिब्रेट करती है, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि उनका हीरो अब जिंदा नहीं है। इसके बाद कहानी अचानक मोड़ लेती है। मिनातो की सोल एक नए पोर्टल से गुजरती है और एक नई दुनिया में पहुंच जाती है। सीन कट होकर एक हॉस्पिटल रूम दिखाता है, जहां एक साधारण सा लड़का बेड पर पड़ा है। अचानक एक गोल्डन लाइट उसके शरीर में प्रवेश करती है और वो लड़का झटके से उठ बैठता है। उसके चेहरे पर डर, कंफ्यूजन और एक अजीब सी फेमिलियरिटी होती है, मानो उसने कुछ याद किया हो। आखिर ये सपना क्या था, वो सोचता है। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में वही ठंडी चमक लौट आती है, वही जो ग्रेट सेज की आंखों में होती थी। फिर एक हल्की सी आवाज उसके दिमाग में सुनाई देती है, "वेलकम बैक, ग्रेट सेज।" यानी मिनातो मरा नहीं था, बस एक दूसरी दुनिया में नई जिंदगी के साथ वापस आ गया था। और यहीं पर प्रोलॉग खत्म होता है, इस इशारे के साथ कि असली कहानी अब शुरू होने वाली है। अब कहानी शुरू होती है वहीं से जहां हमने पिछली बार खत्म की थी। मिनातो कुसानागी,
जिसका असली नाम था मिनातो इचिकामी। दुनिया का वो लड़का जिसने अपनी मौत के 1000 से भी ज्यादा लूप्स में युद्ध ही युद्ध देखा था। हर बार मरकर फिर 17 साल की उम्र में टाइम रीसेट होकर लौटना, हर बार कैलामिटी से लड़ना, हर बार दुनिया बचाना, और हर बार दर्द, अकेलापन और मौत उसके हिस्से में ही आना। उसने असली दानवराज, देवताओं और कैलामिटी के असली स्वरूप को अपनी आंखों से हजारों बार देखा था। इतनी मौतों के बाद उसके अंदर का इंसान मर चुका था। बस एक खाली, जीने की इच्छा खो चुका शरीर बचा था, जो ड्यूटी पूरी करने के लिए दुनिया को बचाता रहा। और अब आखिरी लड़ाई में जब उसने डीमन गॉड को खत्म किया, उसे लगा था कि हमेशा की तरह टाइम रीसेट होगा। वो फिर 17 साल का बनेगा, उसे फिर से लड़ना पड़ेगा, फिर से वही जिंदगी, वही मौतें, वही अंतहीन चक्र। लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ। इसके बदले वो आंखें खोलता है एक कार के एक्सीडेंट के बाद और खुद को अस्पताल में पाता है। उसके पूरे शरीर पर चोटें हैं, हड्डियां टूटी हुई, खून से लथपथ। लेकिन उसकी रीजेनरेशन, जो 1000 से अधिक बार मरने से डिवाइन लेवल बन चुकी थी, कुछ ही घंटों में उसके शरीर को पूरी तरह ठीक कर देती है। डॉक्टर और नर्स उसे देखकर ऐसे घबरा जाते हैं जैसे किसी चमत्कार को सामने देख लिया हो। जो लड़का सुबह मौत के दरवाजे पर था, वो 2 दिन में पूरी तरह ठीक होकर बैठा है। डॉक्टर उससे पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कौन हो? कौन सा साल चल रहा है? वो धीमी आवाज में बोलता है, मिनातो, मिनातो इचिकामी। और अभी 1970 है, सही? डॉक्टर उसकी आंखों में देखते हैं और जवाब देते हैं, नहीं, तुम मिनातो कुसानागी हो और ये साल 2022 है। ये सुनते ही उसके पूरे शरीर में कांप उठता है। उसका दिल धड़कना बंद सा हो जाता है। 1970 तो उसकी आखिरी कैलामिटी वाली टाइमलाइन थी। वो वही साल था जहां उसने लाखों राक्षसों से लड़ाई लड़ी थी। डॉक्टर की बात सुनकर पहली बार उसे एहसास होता है कि शायद इस बार कोई टाइम रीसेट नहीं हुआ। और फिर जब डॉक्टर आहिस्ता से बताते हैं, कैलामिटी? वो तो 50 साल पहले ही खत्म हो गई थी। दुनिया अब पूरी तरह शांत है। मिनातो की आंखें फैल जाती हैं। वो समझ नहीं पाता कि वो क्या सुन रहा है। शायद पहली बार उसकी जिंदगी में वो सच में लड़ाई खत्म होने का मतलब महसूस करता है। वो धीरे से मुस्कुराता है। उसकी आंखों में आंसू उतरने लगते हैं और बेहद थकी, टूट चुकी, राहत भरी आवाज में कहता है, दैट्स अ रिलीफ, थैंक गुडनेस। हाय भगवान, शुक्र है, सब खत्म हो गया। ये दुनिया बच चुकी थी। कैलामिटी खत्म हो चुकी थी। उसकी आखिरी मौत उसकी आखिरी मौत ही थी। इस बार कोई टाइम लीप नहीं हुआ। और उसी पल उसके अंदर एक खालीपन उतरता है, जिससे बड़ा दर्द शायद कोई नहीं। वो दुनिया को बचा चुका था, लेकिन उसके पास अब कुछ भी बचा नहीं था। न लक्ष्य, न चाहत, न जीने की इच्छा। बस एक टूटा हुआ इंसान, एक ऐसी दुनिया में अकेला जहां उसे कोई जानता भी नहीं। उसी रात उसे सच में समझ आता है कि मिनातो इचिकामी 50 साल पहले मर चुका था। इतिहास में दर्ज एक महान हीरो की मौत। और आज जो जिंदा है, वो सिर्फ एक भटका हुआ इंसान है। एक नया शरीर, एक नई पहचान और एक ऐसी दुनिया जहां उसे कोई पहचानता तक नहीं। वो अस्पताल के कमरे में अंधेरे में बैठकर खुद से पूछता है, मैं तो उस लड़ाई में सचमुच मर गया था, तो फिर 50 साल बाद इस शरीर में कैसे? क्यों जिंदा किया गया मुझे? क्यों? बस क्यों? और उसकी चीख कमरे में गूंजती है, जस्ट व्हाई एंड हाउ? कुछ हफ्तों बाद उसे अस्पताल से छुट्टी मिलती है। अब वो मिनातो कुसानागी के नाम से जी रहा है। जब वो इस लड़के के घर में घुसता है तो धीरे से बड़बड़ाता है, तो ये मेरा घर है। घर खाली है, सन्नाटा है, और एक फाइल उसे बताती है कि इस क्रेडिटर्स के असली माता पिता बचपन में ही मर गए थे। उसे गोद लेने वाले भी अब नहीं रहे। वो अकेला था। ये दुनिया उसे उस शरीर में लाकर भी अकेला ही छोड़ चुकी थी। उसकी आंखों में हल्की सी हंसी आती है। अकेलापन, ये तो मेरा पुराना साथी है।
स्टूडेंट आईडी देखने पर उसे पता चलता है कि वो कामुई मैजिक अकादमी में पढ़ता है। जादू की अकादमी। जगह दिलचस्प है, लेकिन उसके लिए सिर्फ बच्चों का खेल। तभी फोन बजता है। नाम जून ताताना। वो कॉल काट देता है। उसे नहीं पता ये कौन है। फिर मैसेज आता है, आर यू आउट ऑफ द हॉस्पिटल? कम टू स्कूल, आई नीड मनी। मिनातो बस शांत आंखों से मैसेज देखता है। ये वही नाम था जो पुरानी टाइमलाइन में उसका सबसे करीबी दोस्त हुआ करता था। लेकिन इस दुनिया में ये दोनों कभी मिले ही नहीं। फिर भी यहां जून उसे बस एक एटीएम समझ रहा था। अगले दिन मिनातो यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाता है। जैसे ही अंदर कदम रखता है, बच्चे हवा में उड़ रहे, आग की गेंदें खेलों की तरह फेंक रहे, टेलीपोर्ट कर रहे। सबके चेहरों पर मासूमियत, और मिनातो मुस्कुराता है। इतना कमजोर मैजिक? मेरे टाइम में तो नौसिखिया भी इससे ज्यादा ताकतवर थे। शांति ने इन्हें बहुत कमजोर कर दिया है। क्लास 2A में दाखिल होते ही उसे लगने लगता है कि ये जगह उसकी नई पनिशमेंट है। बच्चों को देखकर, उनकी हरकतें देखकर उसे लगता है जैसे ये सब किसी और दुनिया के लोग हैं। तभी 3 गुंडे घुसते हैं। रे फ्लेयर, लाल बालों वाला लीडर, मिनातो के कॉलर को पकड़कर उससे पैसे मांगता है। तूने मेरे मैसेज इग्नोर किए? तेरे माँ बाप ने बहुत पैसा छोड़ा है, देना। मिनातो बस पूछता है, तू कौन है भाई? और रे उसे जोरदार किक मारकर दीवार से टकरा देता है। पर मिनातो पर कोई असर नहीं होता। देवताओं की मार खाई है उसने, ये किक तो हवा भी नहीं। लेकिन वो लड़ता नहीं, बस चुप रहता है। फिर स्मार्टली जून का नाम लेता है और पूरा हालात बदल जाता है। गुंडे उसके दोस्त बन जाते हैं क्योंकि जून इस स्कूल में बड़ा नाम है। फिर क्लास में युइका मिजुहा अंदर आती है। उसे देखकर मिनातो का दिल रुक जाता है। वो उसकी पिछली टाइमलाइन की सबसे करीबी साथी थी, जो उसकी आंखों के सामने मरी थी। अब वो यहां है, मुस्कुरा रही है, उसे पहचानती भी नहीं। टीचर ग्रेट कैलेमिटी पढ़ाते हैं और बताते हैं कि मिनातो इचिकमी की कुर्बानी से दुनिया बची थी। पूरी क्लास तालियां बजाती है। युइका गर्व से उसके बारे में बताती है और मिनातो खिड़की के बाहर देखते हुए सोचता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपनी ही मौत की कहानी ऐसे सुननी पड़ेगी। क्लास खत्म होती है। रे फिर से उसे तंग करने आता है। उसके माता पिता पर घटिया बातें कहता है। मिनातो ठंडी आवाज में कहता है, तू गंदा कचरा है। रे गुस्से में आग का विशाल स्पेल छोड़ देता है। पूरी क्लास आग से भर जाती है। सब चिल्लाते हैं। युइका चिल्लाती है, रुक जाओ। और मिनातो बस खड़ा रहता है, जैसे आग उसे छूने की हिम्मत ही ना करे। लपटें उसके सामने रुक जाती हैं, मानो उन्हें पता हो कि किसके सामने खड़ी हैं। वो सिर्फ एक उंगली हिलाता है। BOM। रे और उसके साथी उड़कर दीवार तोड़ते हुए बाहर जाते हैं। पूरी क्लास सन्न। किसी को समझ नहीं आता कि अभी क्या हुआ। मिनातो अपना बाइस्ता उठाता है और बेहद शांति से कहता है, शांति से रहा करो, और बाहर चला जाता है। अब असली कहानी शुरू होती है। एक ऐसा हीरो जो 1000 मौतों के बाद टूटा हुआ इंसान बन चुका है, जो दुनिया का सबसे ताकतवर है, लेकिन अब बस शांति में जीना चाहता है, और जिसके लिए शांति किसी भी युद्ध से ज्यादा मुश्किल है। मिनातो सिर्फ एक हल्की सी ठंडी मुस्कान देता है, जैसे ये सब उसके लिए कुछ भी नहीं हो। वो अपने सिर पर हाथ रखता है और बेहद लापरवाही से बोलता है, ओ वेल। अगले ही पल उसकी आंखों का रंग बदल जाता है। बैंगनी रोशनी धीरे धीरे पुतलियों में फैलने लगती है। उसकी आवाज अब शांत है, लेकिन उसमें वजन है। फर्स्ट ईयर मैजिक एक साधारण बैरियर से भी रोकी जा सकती है। इसके लिए मुझे मैजिक इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं। लाल बालों वाला लड़का गुस्से में दांत पीसते हुए चिल्लाता है, मैंने तुझे बच्चा समझकर छोड़ दिया था। लेकिन तभी मिनातो धीरे से पीछे मुड़ता है, और उसी पल उसके चारों तरफ बैंगनी काली ऑरा फैलने लगती है। वुश! हवा कांप उठती है। तीनों लड़कों के चेहरे एकदम सफेद पड़ जाते हैं। लाल बाल वाला, नीले बाल वाला और सुनहरे बालों वाला।
तीनों अनजाने में एक कदम पीछे हट जाते हैं। उनके शरीर फ्रीज हो चुके हैं, सांस भारी, दिल जैसे सीने से बाहर कूदने वाला हो। मिनातो धीमी आवाज में बोलता है। उसकी आंखें अब पूरी तरह बैंगनी चमक रही हैं। लेकिन लगता है तुम्हें एक सबक सिखाने की जरूरत है। वश! उसके पीछे बैंगनी काली लपटों और बिजली का एक विशाल विस्फोट होता है। पूरा दृश्य अंधेरे में डूब जाता है। सिर्फ उसकी सिलुएट दिखाई देती है और वो किलर ऑरा। सामने खड़ी लड़की शॉक में है। दूसरी तरफ एक और लड़की और लड़का डर के मारे हाथ फैलाए खड़े हैं। मिनातो कुसानागी। मैजिक स्टैट 0 होने के बावजूद स्कूल के पहले ही दिन सबको दिखा रहा है कि ग्रेट सेज लौट चुका है। मैं हिल नहीं पा रही। हरी पोनीटेल वाली लड़की चीख उठती है। उसके पैर जमीन से जैसे चिपक गए हों। क्या हो रहा है? उसके पास खड़ा लड़का पसीने से भीग चुका है। स्वश! ऑरा और गाढ़ी हो जाती है। मिनातो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, एक हाथ जेब में। चेहरे पर कोई तनाव नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे मौत खुद चलकर आ रही हो। ये कैसी मैजिक है? नीले बालों वाली लड़की जिसने हमला किया था अब कांपते हाथ जोड़ रही है। उसकी आंखें फटी हुई हैं, मुंह खुला रह गया है। रीच! मिनातो उसका सामना करते हुए हाथ आगे बढ़ाता है। बैंगनी बिजली उसकी उंगलियों से फिसलती है। सबके दिमाग में एक ही ख्याल, अब खत्म। लाल बाल वाला बुली कांप रहा है, पसीना टपक रहा है, आंखें डर से फैल चुकी हैं। स्टेप, स्टेप, स्टेप। मिनातो हर कदम आगे रखता है। हर कदम के साथ ऑरा और विशाल होती जाती है। सब पीछे हटते जा रहे हैं, जैसे कोई राक्षस सामने आ गया हो। तभी, हे, व्हाट वाज दैट नॉइज? एक तेज आवाज। हु यूज्ड मैजिक इन हियर? सफेद भूरे बालों वाला एक बड़ा टीचर दौड़ता हुआ आता है। सूट पहने, चेहरा गुस्से से लाल। मिनातो बस एक लंबी सांस लेता है और पूरा ऑरा एकदम से गायब। वो मुड़ता है, हाथ जेब में, ठंडी मुस्कान के साथ टीचर को देखता है। एक्सप्लेन योरसेल्व्स! टीचर चिल्लाता है। मिनातो इनोसेंट सा चेहरा बनाता है। हाथ जोड़कर बड़ी शालीनता से बोलता है, कुछ भी नहीं हुआ सर। शायद किसी ने बाहर मैजिक इस्तेमाल किया होगा। टीचर शक से इधर उधर देखता है। तो ये धुआं? मिनातो खिड़की की तरफ उंगली से इशारा करता है। बाहर से आया होगा। टीचर झुंझलाता है। आज कोई मैजिक क्लब एक्टिविटी भी नहीं है। फिर गुस्से में बोलता है, I'll catch the culprit. Now go home. सब बच्चे जान बचाकर निकल जाते हैं और मिनातो बस वही ठंडी मुस्कान। मन ही मन सोचता है, इनका लेवल स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत कम है। क्या आजकल कोई डीमंस हंट भी करता है? उसकी बैंगनी आंखें हल्की चमकती हैं। शांति के समय में भी कुछ डीमंस तो होने ही चाहिए। रात, पुराना शिबुया, टूटे हुए बिल्डिंग्स, खामोश सड़कें, पीला चांद आसमान में टंगा हुआ। एक शैडो, काली हुडी, हरे मैजिक सर्कल्स पर चलते हुए छतों के ऊपर। शिबुया भी बदल गया। हर कदम पर रून एक्टिवेट होता है। प्रेस, डार्ट, वो पलक झपकते आगे निकल जाता है। अब तक कोई डीमन सेंस नहीं हुआ। फिर अचानक रुकता है। बैंगनी आंखें चमक उठती हैं। एक डीमन और एक इंसान। रंबल, जमीन कांपती है। फाउंड यू। बूम! हरा पिलर गिरता है। एक विशाल डीमन प्रकट होता है। सींग, लाल आंखें। सामने एक चांदी जैसे बालों वाला पुलिस मेज कांप रहा है। प्लीज स्टे अवे! डीमन का पंजा, थ्वम्प!
मिनातो सामने लैंड करता है, एक हाथ से पंजा रोक देता है। स्टैब! लेकिन उसके हाथ पर खरोंच तक नहीं। एक ही झटके में डीमन ढेर। टू वीक। पुलिस मेज हक्का बक्का। मिनातो उसकी बैज देखता है, मन में पुलिस मेज कमजोर। अगले ही पल सुश, वो गायब। बस हरी रोशनी का निशान। हु वॉज दैट? रात के आसमान में उड़ता हुआ मिनातो। लो प्रोफाइल रखना बेहतर है। बैंगनी आंखें चमकती हैं। अगर स्टूडेंट्स और पुलिस इतने कमजोर हैं, एक खतरनाक मुस्कान। तो इस दुनिया को फिर से मेरी जरूरत है। हरा मैजिक सर्कल फैलता है और ग्रेट सेज अंधेरे में आगे बढ़ जाता है। एपिसोड की शुरुआत मैजिक एकेडमी के एक बड़े क्लासरूम से होती है। चारों तरफ स्टूडेंट्स बैठे हैं और क्लास के बिल्कुल बीच में एक बड़ा चमाते क्रिस्टल डिवाइस रखा हुआ है, जिससे हल्की रोशनी निकल रही है। सामने सिल्वर बालों वाला टीचर ग्रे सूट में खड़ा है। उसका अंदाज शांत और प्रोफेशनल है। टीचर बोलता है कि आज सभी का मैजिक लेवल मापा जाएगा। ये सुनते ही क्लास में हल्की हल्की फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। कोई अपने लेवल को लेकर उत्सुक है तो कोई थोड़ा नर्वस। टीचर हाथ उठाकर सबको शांत करता है और समझाता है कि एक मैच के लिए सिर्फ ताकत होना काफी नहीं होता। मैजिक का लेवल और उसके एट्रीब्यूट सही तरीके से टेस्ट करना बहुत जरूरी है, खासकर तब जब कोई प्रोफेशनल मैच बनना चाहता हो। तभी नजर जाती है मिनाटो कुसानागी पर। काले बाल, गहरी पर्पल आंखें और चेहरे पर एक शांत लेकिन थोड़ी ऊबी हुई सी भावनाएं। वो मन ही मन सोचता है कि क्या सच में मैजिक लेवल मापने के लिए इस तरह की मशीन की जरूरत होती है। फिर हल्का सा सिर पकड़ते हुए सोचता है कि हैरानी की बात है, न टीचर और न ही स्टूडेंट्स अपना मैजिक लेवल खुद महसूस कर पा रहे हैं। ये तो मैजिक की बुनियादी चीजों में आता है। उसी वक्त एक नीले बालों वाली खूबसूरत लड़की मिनाटो के पास आकर रुकती है। उसके चेहरे पर शालीन मुस्कान है। वो उससे पूछती है कि क्या वो उससे थोड़ी देर बात कर सकती है। मिनाटो थोड़ा चौंकता है और हल्के से सिर खुजाते हुए उसकी तरफ देखता है। क्लास में तुरंत फुसफुसाहट तेज हो जाती है। कुछ लड़के हैरानी से कहते हैं कि युइका मिनाटो से बात कर रही है, और कुछ को यकीन नहीं होता कि उसने खुद पहल की। लड़की खुद को संभालते हुए औपचारिक अंदाज में अपना परिचय देती है। वो बताती है कि उसका नाम युइका मिजुहा है और वह हाउस मिजुहा की दूसरी बेटी है, जो नोबल मैजिस का एक प्रतिष्ठित परिवार है। मिनाटो के मन में सवाल उठता है कि नोबल मैज आखिर होता क्या है। युइका थोड़ा घबराकर समझाती है कि 4 नोबल हाउसेस पूरे मैजिक वर्ल्ड के स्तंभ माने जाते हैं। मिनाटो के दिमाग में हल्की सी पुरानी याद उभरती है। वो सोचता है कि उसके जमाने में ऐसा कुछ नहीं था और उसने कभी हाउस मिजुहा का नाम भी नहीं सुना। वो बिना कुछ बोले युइका को घूर कर देखता रहता है। थोड़ा असहज होकर युइका अपने शरीर से हल्की नीली मैजिक ऑरा बाहर निकालती है और बताती है कि उसका मैजिक लेवल ज्यादा नहीं है। जितना एक नोबल मैच से उम्मीद की जाती है उतना नहीं। मिनाटो की शांत प्रतिक्रिया देखकर वो अंदर ही अंदर झुंझला जाती है और सोचती है कि उसने खुद बात की है, फिर भी सामने वाला खुश क्यों नहीं है। तभी एक लाल बालों वाला लड़का गुस्से में आगे आता है और बड़बड़ाता है कि मिनाटो की युइका से बात करने की हिम्मत कैसे हुई। वो घूरते हुए मिनाटो से पूछता है कि एक नोबल से उसका क्या काम है। मिनाटो मन ही मन सोचता है कि ये लड़का उसे सच में चिढ़ा रहा है। युइका खुद को शांत रखने की कोशिश करती है और याद दिलाती है कि वो नोबल मैजिस की फैमिली की दूसरी बेटी है, उसे संयम में रहना चाहिए। मिनाटो पूरे हालात को देखता है और मन ही मन सोचता है कि इस लड़की को आखिर हो क्या रहा है। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है। युइका मन ही मन मिनाटो को देख रही होती है। उसके दिमाग में बार बार कल की घटना घूम रही होती है। कल मिनाटो पर साफ तौर पर मैजिक अटैक हुआ था, फिर भी उसे जरा सी भी चोट नहीं लगी। वो सोचती है कि ऐसा मुमकिन नहीं है जब तक इसके पीछे कोई वजह ना हो। जरूर इस लड़के में कुछ ऐसा है जो अभी सामने नहीं आया। इसी बीच मैजिक लेवल टेस्ट शुरू होने वाला होता है। मिनाटो हल्का सा खुश होते हुए सोचता है कि अब टेस्ट का टाइम आ गया है। वो यूं ही युइका की तरफ इशारा करके हल्के अंदाज में हे
कह देता है। युइका मन में तय कर लेती है कि टेस्ट खत्म होते ही उसे खुद पता चल जाएगा कि मिनाटो असल में कितना ताकतवर है। टीचर पीछे बैठे बच्चों को डांटते हुए कहता है कि बिना समय बर्बाद किए अपना मैजिक लेवल टेस्ट करवाओ। सबसे पहले रेड हेयर वाला कॉन्फिडेंट लड़का जुन तदानो आगे आता है। वो मन में सोचता है कि अब उसकी बारी है। जैसे ही वो हाथ आगे बढ़ाता है, जोरदार आग का मैजिक फूट पड़ता है। लाल नारंगी एनर्जी बीम निकलती है और फिर एक बड़ा फायरबॉल बन जाता है। क्रिस्टल डिवाइस तुरंत रिजल्ट दिखाता है। जुन तदानो का मैजिक लेवल 1000 और एट्रीब्यूट फायर। जुन संतोष भरी मुस्कान के साथ कहता है कि वो पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। दूर खड़ा मिनाटो ये सब देखकर शांति से सोचता है कि 50 साल में स्टैंडर्ड ज्यादा बदला ही नहीं। ये लेवल उसके लिए बेहद मामूली है। इसके बाद टीचर युइका मिजुहा का नाम बुलाता है। युइका आगे बढ़ती है। उसके चारों तरफ नीली वाटर ऑरा चमकने लगती है। वो पानी का मैजिक रिलीज करती है। लहरें और बुलबुले घूमने लगते हैं। डिवाइस रिजल्ट दिखाता है। मैजिक लेवल 2000, एट्रीब्यूट वाटर। पूरी क्लास हैरान रह जाती है। कोई कहता है कि जुन और युइका दोनों इस साल के सबसे हाई मैजिक लेवल वाले स्टूडेंट्स में हैं। टीचर भी तारीफ करता है और कहता है कि ये दोनों आगे चलकर बेहतरीन मैच बनेंगे। बाकी स्टूडेंट्स आपस में गॉसिप करने लगते हैं। कोई जुन को बेस्ट फायर मैच बता रहा है तो कोई युइका की कूलनेस की बात कर रहा है। मिनाटो ये सब सुनकर अंदर ही अंदर चौंक जाता है। उसके हिसाब से 2000 तो बस औसत से थोड़ा ऊपर है, लेकिन यहां उसे टॉप लेवल माना जा रहा है। वो सोचता है कि अगर इन्हें उसका असली लेवल पता चल गया तो क्या होगा। युइका गर्व से मिनाटो की तरफ देखती है। उसके चेहरे पर साफ झलकता है कि वो अपने रिजल्ट पर खुश है। मिनाटो को ये सब थोड़ा अजीब और शर्मनाक सा लगता है। फिर टीचर मिनाटो कुसानागी का नाम पुकारता है। मिनाटो आगे बढ़ता है। पीछे से कुछ स्टूडेंट्स फुसफुसाते हैं कि मिनाटो का मैजिक लेवल क्लास में सबसे कम है और वो सिर्फ पढ़ाई में ही अच्छा है। जुन तदानो मन ही मन उसका मजाक उड़ाता है और चाहता है कि वो युइका के सामने बेइज्जत हो जाए। युइका भी सोचती है कि उसका लेवल उसके मुकाबले बहुत कम ही होगा। मिनाटो क्रिस्टल डिवाइस के सामने खड़ा होता है और सोच में पड़ जाता है। उसे याद आता है कि ग्रेट सेज के तौर पर वो बहुत ज्यादा स्टैंड आउट हो गया था। वो सोचता है कि क्या इस बार थोड़ा कंट्रोल करे, लेकिन फिर मन में साफ जवाब आता है, नहीं। वो हाथ आगे बढ़ाकर डिवाइस को छूता है। अगले ही पल पूरी क्लासरूम में तूफान आ जाता है। मिनाटो के चारों तरफ रेनबो रंग की भयानक ऑरा फैल जाती है। बिजली जैसी स्पार्क्स निकलती हैं। तेज एनर्जी वेव्स पूरी क्लास में दौड़ जाती हैं। रोशनी इतनी तेज हो जाती है कि सबकी आंखें चौंधिया जाती हैं। मिनाटो शांत मुस्कान के साथ सोचता है कि वो पूरी ताकत लगाएगा और देखेगा कि क्या ये डिवाइस ग्रेट सेज की मैजिक झेल भी पाती है या नहीं। क्रिस्टल मशीन जोर जोर से कांपने लगती है। नीडल्स बेकाबू होकर घूमती हैं। पूरी इमारत की लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं। बाहर से पूरी अकादमी चमकती हुई दिखने लगती है। कुछ स्टूडेंट्स शॉक से बेहोश हो जाते हैं। युइका हक्का बक्का रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। मशीन मिनाटो के असली मैजिक लेवल को संभाल नहीं पाती। अचानक जोरदार धमाका होता है। आग और धुआं फैल जाता है। क्रिस्टल डिवाइस पूरी तरह टूट जाता है। क्लासरूम में मलबा गिरने लगता है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। धुएं के बीच मिनाटो बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। वो मन में सोचता है कि उसने तो बस थोड़ी सी पावर इस्तेमाल की थी और मशीन इतनी आसानी से टूट गई। उसे लगता है कि अब शायद कोई उसकी मैजिक को महसूस ही नहीं कर सकता। वो सवाल करता है कि क्या ये लोग सच में मैच बनने लायक भी हैं? टीचर घबराकर उसके पास दौड़ता है और पूछता है कि वो ठीक है या नहीं। मिनाटो शांति से जवाब देता है कि वो बिल्कुल ठीक है। टीचर राहत की सांस लेते हुए कहता है कि वो धमाके में बच गया, यही बड़ी बात है। उसके मन में साफ हो जाता है कि अब मिनाटो का मैजिक लेवल या एट्रीब्यूट मापना नामुमकिन है। टीचर क्लास से पूछता है कि क्या सब ठीक है। जब सब हामी भर देते हैं तो वो ट्रेनिंग के लिए ग्रुप बनाने की बात करता है। पहले ये ग्रुप स्किल के हिसाब से बनने वाले थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं।
तभी किसी की आवाज आती है कि क्या मिनाटो जुन के ग्रुप में जा सकता है। जुन तुरंत मुस्कुराकर हामी भर देता है और कहता है कि वो उस पर भरोसा करता है। आखिरी सीन में जुन मिनाटो के कंधे पर हाथ रखता है, बहुत पास आकर एक अजीब सी मुस्कान देता है और मन ही मन सोचता है कि अब असली मजा आएगा।